सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की इकोनॉमी पर राज करता था, आज उसी देश की कहानी ठहराव और चेतावनी बन चुकी है। कैसे एक सुपर पावर दशकों की स्टैग्नेशन में फंस गया, यही है जापान की असली कहानी। शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो कभी दुनिया पर राज करने वाला था, एक ऐसी इकोनॉमिक पावर जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और अब सोचिए कि वही देश आज ठहराव की, स्टैग्नेशन की एक चेतावनी भरी कहानी बन गया है। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये जापान की पिछले कुछ दशकों की हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक इकोनॉमिक जायंट दशकों तक चलने वाले ठहराव के जाल में फंस गया। चलिए इस दिलचस्प और सबक सिखाने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। 1980 के दशक में जापान का भविष्य अनलिमिटेड लग रहा था। उनकी इकोनॉमी दुनिया पर छा रही थी और ऐसा लगता था कि इस उगते सूरज के देश का सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है और जापान की कहानी का मोड़ एक भूचाल लाने वाला था। यह नंबर 38,915 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह अपने चरम पर पहुंची एक इकोनॉमिक पावर का सिंबल है। 1989 में निक्की स्टॉक इंडेक्स इस अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंचा था और दुनिया हैरत से देख रही थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 जापानी थी। कॉन्फिडेंस अपनी पीक पर था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये समझने के लिए कि जापान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा कैसे, हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दौर में वापस चलना होगा। ये सच में राख से उठकर खड़े होने की एक अनबिलीवेबल कहानी है। देखिए, युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन अमेरिकी कब्जे के दौरान बड़े सुधार किए गए। ज़ाइबात्सु यानी कि वो विशाल फैमिली रन बिजनेस एम्पायर जो पूरी इकोनॉमी पर हावी थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। फिर 1950 में कोरियन वॉर एक अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट बना, जिसने जापानी उद्योगों को फिर से जिंदा कर दिया और एक जबरदस्त उछाल के लिए मंच तैयार किया। और यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी की जीनियस दिखाई देती है। जापान ने बिना थके सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया। अपनी शक्तिशाली मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी मीटी के नेतृत्व में उन्होंने एक ग्लोबल अभियान शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 सालों में उनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ अमेरिका और ब्रिटेन से कई ज्यादा थी। वो एक अलग ही लीग में खेल रहे थे और इसने शानदार ढंग से दिखाया कि उन्होंने अपनी इमेज को कैसे बदल दिया। टोयोटा और सोनी जैसी कंपनियों ने दुनिया को दिखा दिया कि मेड इन जापान का मतलब क्वालिटी है। वो देखते ही देखते ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया के लीडर बन गए। लेकिन यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। जापान की बेजोड़ सफलता ने इतिहास के सबसे बड़े एसेट बबल्स में से एक की नींव रखी। ये जुनून और लापरवाह सरकारी नीतियों का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण था। ये सब शुरू हुआ 1985 में प्लाजा अकॉर्ड के साथ। असल में जापान की सफलता अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन गई थी, जो एक बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट से जूझ रहा था। तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई और उन्होंने जापान को अपनी मुद्रा येन की कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर किया। इस बाहरी दबाव ने जापान के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। तो यहां एक बबल के लिए पूरी रेसिपी तैयार हो गई। मजबूत येन ने जापान के एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचाई। इसका मुकाबला करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को हिस्टोरिक लो पर ला दिया। नतीजा, मार्केट में सस्ते पैसे की बाढ़ आ गई, जिसे असली कारोबार में लगाने के बजाय लोगों ने स्टॉक और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। इस बबल के पागलपन को समझने के लिए बस इस एक तथ्य पर गौर कीजिए। 1989 में टोक्यो में इंपीरियल पैलेस के ग्राउंड्स की कीमत पूरे कैलिफोर्निया स्टेट की सारी रियल एस्टेट से ज्यादा आंकी गई थी। मतलब यह पूरी तरह से अतार्किक था, जो सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी के दम पर चल रहा था। इस दौरान देश एक अजीब से नशे में था। कंपनियां अपने मेन बिजनेस से ज्यादा पैसा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग
जिसे जाइटेक कहा जाता है, से कमा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पार्टी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हर बबल फूटता है, और जब जापान का बबल फूटा तो उसने ना सिर्फ इकोनॉमी को तबाह किया, बल्कि देश को दशकों तक चलने वाले एक अजीब से इकोनॉमिक पैरालिसिस में डाल दिया। मई 1989 में बैंक ऑफ जापान ने ब्रेक लगाना शुरू किया। उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई, और यही वो सुई थी जिसने बबल को फोड़ दिया। जनवरी 1990 में मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया, और साल के अंत तक लगभग $2 ट्रिलियन का मूल्य हवा हो चुका था। जापानी चमत्कार का अंत हो चुका था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। एक हेल्दी इकोनॉमी में क्रैश के बाद दिवालिया कंपनियां बंद हो जाती हैं, खराब कर्जों को बंटे खाते में डाल दिया जाता है, और मार्केट खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन जापान ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक बार में दर्द सहने के बजाय फेल हो रही कंपनियों को आर्टिफिशियली जिंदा रखने का फैसला किया, जिससे ये दर्द दशकों तक बना रहा, और इसी ने जॉम्बी बैंक्स को जन्म दिया। ये बैंक टेक्निकली दिवालिया हो चुके थे, लेकिन वे अपनी खराब बैलेंस शीट का सामना करने से इनकार कर रहे थे। वो लगातार फेल हो रही जॉम्बी कंपनीज को पैसा देते रहे, जिससे हुआ ये कि जो कैपिटल नई और इनोवेटिव कंपनियों तक पहुंचना चाहिए था, वो फंसा रह गया, और पूरी इकोनॉमी पंगु हो गई। सरकार की पॉलिसी मिस्टेक्स ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। जब 1997 में अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ हल्के फुल्के संकेत दिखे, तो सरकार ने कंजम्पशन टैक्स बढ़ा दिया। इस एक कदम ने कंज्यूमर्स का भरोसा तोड़ दिया और इकोनॉमी को वापस मंदी में धकेल दिया। और ये कहानी बार बार दोहराई गई। इस आर्थिक ठहराव का सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था। इसका जापानी समाज पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसकी एक मानवीय कीमत थी जो लोगों को चुकानी पड़ी। जापान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उसकी डेमोग्राफिक्स। यहां की आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। एक घटती हुई वर्किंग पॉपुलेशन को एक बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी का सपोर्ट करना पड़ रहा है, जो पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर जबरदस्त बोझ डालता है। इस आर्थिक असुरक्षा और इंटेंस सोशल प्रेशर ने कुछ अनोखी और चिंताजनक सामाजिक घटनाओं को जन्म दिया, जैसे कि हिकिकोमोरी। ये वो युवा है जो समाज से पूरी तरह कटकर अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। या फिर जोहत्सु यानी इवेपरेटेड पीपल, जो कर्ज या शर्म से बचने के लिए बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। और इन सब के ऊपर वेजेस यानी वेतन 30 से ज्यादा सालों से स्थिर बने हुए हैं, जिससे एक निराशा का माहौल बना हुआ है। एक और बहुत बड़ा अंतर यह है कि जापान में घर एक एसेट के रूप में नहीं देखे जाते जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी, बल्कि वे कार की तरह अपनी वैल्यू खोते हैं। इसका मतलब है कि आम परिवार घर के जरिए वेल्थ नहीं बना पाते, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग और भी कम हो जाती है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आज जापान क्या है? क्या ये भविष्य का एक मॉडल है, या दुनिया के बाकी डेवलप देशों के लिए सिर्फ एक चेतावनी? ठहराव की इस कहानी के बावजूद जापान रुका नहीं है। एक साइलेंट इवोल्यूशन चल रहा है। कमजोर येन ने टूरिज्म में एक बड़ा बूम ला दिया है। उनका कूल जापान, एनिमे, फूड एक पावरफुल कल्चरल एक्सपोर्ट बन गया है, और वे अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फिर से जिंदा करने के लिए एक ठोस प्रयास कर रहे हैं। कई मायनों में जापान दुनिया का पहला पोस्ट ग्रोथ सोसाइटी है। ये एक ऐसा समाज है जो ग्रोथ से ज्यादा स्टेबिलिटी और सेफ्टी को महत्व देता है। ये एक बहुत ही फंक्शनल सोसाइटी है जहां क्राइम कम है और लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक डायनामिज्म की कमी है। तो अंत में जापान एक चौराहे पर खड़ा है। क्या वह अपने डायनामिज्म को फिर से जगाने के लिए इमिग्रेशन जैसे बड़े सुधारों को अपनाएगा, या फिर वो एक धीमी आरामदायक गिरावट का रास्ता चुनेगा? जापानी प्रभुत्व का युग शायद खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया ये देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या और कैसे ये सूरज फिर से उतनी ही चमक से उगेगा।